नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर साइंस से गति के नियम को पढ़ने वाले। आइए देखते हैं। पहली हेडिंग है पिंड की गति। यदि कोई पिंड अपने चारों ओर के पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तित कर रहा हो तो उसे पिंड गतिशील है ऐसा कहते हैं। उदाहरण जैसे पक्षी का उड़ना, हवा में उड़ने वाले घास पात, ट्रेन का चलना, बच्चों का भागना, ये सब क्या कहलाएगा? गति के नियम या पिंड की गति है। अगली हेडिंग है विस्थापन। विस्थापन का अर्थ गतिशीलता के प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी है। इसे सबसे कम दूरी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। उदाहरण जैसे दरवाजे का खुलना तथा बंद होना, बंदर का एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना, ये सब क्या है? विस्थापन के उदाहरण है। अगली हेडिंग है दूरी। दूरी का अर्थ दो बिंदुओं के बीच गतिशील रहने पर पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय किया गया पथ है। उदाहरण जैसे सड़क पर चलने वाले वाहन। अब नोट करके यहाँ पे विस्थापन एक सदिश राशि है, दूरी क्या है? एक अदिश राशि। विस्थापन एक सदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी पिंड का विस्थापन शून्य होने पर भी पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती। थोड़ा याद करो, सदिश और अदिश राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला है सदिश राशि। वह भौतिक राशि जिसमें दिशा भी होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण जैसे विस्थापन और वेग। विस्थापन और वेग हो जाएगा, ये क्या है? सदिश है। अदिश राशि वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे दूरी और चाल, यहां पे आ जाएगा चाल, दूरी और चाल। अब अगली हेडिंग है चाल किसे कहते हैं? चाल स्पीड। किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी में लगे हुए समय के अनुपात को चाल कहते हैं। उदाहरण इसकी परिभाषा, चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लगा हुआ समय। वेग, इकाई समय में होने वाले विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। इसे सदैव ध्यान में रखें। चाल और वेग की इकाइयां समान होती हैं। उनकी एसआई प्रणाली में इकाई मीटर पर सेकंड और सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। चाल दूरी से संबंधित है तो वेग विस्थापन से संबंधित है। यदि गति सरल रेखा में है तो चाल और वेग का मान समान होता है, अन्यथा वे अलग अलग हो सकते हैं। अगली हेडिंग देखते हैं हम। चाल और दिशा का वेग पर होने वाला प्रभाव। वेग चाल और दिशा दोनों पर निर्भर करता है। वेग चाल और दिशा दोनों पर निर्भर करता है। वेग निम्न अनुसार बदलता है। पहला, चाल परिवर्तन करके और दिशा वही रखकर। दूसरा, दिशा परिवर्तित करके और चाल वही रखकर। तीसरा, चाल और गति दोनों परिवर्तित करके। इसे सदैव ध्यान में रखें। चाल का मापन दूरी बटा समय के अनुसार सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया। हवा में प्रकाश का वेग 343.2 मीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी की सूर्य के परितः परिभ्रमण करने की चाल 29,770 मीटर प्रति सेकंड है। एक रेखी एक समान गति। एक समान गति का अर्थ है यदि पिंड द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो उसे एक रेखी गति कहते हैं। जैसे उदाहरण, घड़ी के सुइयों की गति, ग्रहों की गति, ये क्या कहलाएगा? एक रेखी एक समान गति कहलाएगा। अगली हेडिंग है असमान गति। यदि पिंड द्वारा समान समय में असमान दूरी तय करता है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं।
उदाहरण जैसे भीड़ भाड़ वाले रास्तों पर वाहनों की गति, हवा की गति, साइकिल की गति आदि। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। यदि प्रारंभिक वेग u समय t के पश्चात बदलकर अंतिम वेग v हो जाता है तो त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय होता है। a बराबर v माइनस u बटे t। त्वरित गति, यदि कोई पिंड निश्चित समय में वेग परिवर्तित करता है तो उस पिंड की गति को त्वरित गति कहते हैं। त्वरित गति किसे कहेंगे? यदि कोई पिंड निश्चित समय में वेग परिवर्तित करता है तो उस पिंड की गति को क्या कहेंगे? त्वरित गति कहेंगे। अगली हेडिंग है जब गति की शुरुआत होते समय पिंड विराम अवस्था में होता है तो तब पिंड का प्रारंभिक वेग कितना होता है? प्रारंभिक वेग जब पिंड शुरुआत में रहेगा तो u बराबर 0 होगा, मतलब प्रारंभिक वेग 0 होगा। जब गति के अंत में पिंड विरामावस्था में आता है तो उसका अंतिम वेग कितना होगा? अंतिम वेग v बराबर 0 हो जाएगा। अगली हेडिंग है धनात्मक त्वरण। जब किसी पिंड का वेग बढ़ता है तो उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। उदाहरण जैसे किसी पहाड़ी से नीचे उतरते समय वस्तु या पिंड का वेग, पानी के प्रवाह की दिशा में वेग आदि। अगली हेडिंग है ऋणात्मक त्वरण। जब किसी पिंड का वेग कम होता है तो उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। उदाहरण जैसे किसी पहाड़ी पर चढ़ते समय वस्तु का वेग तथा पानी का विपरीत दिशा में वेग, ये क्या है? ऋणात्मक त्वरण का उदाहरण है। अब अगली हेडिंग है शून्य त्वरण। वेग स्थिर रहने पर त्वरण शून्य रहता है, जैसे चलता हुआ व्यक्ति। नेक्स्ट हेडिंग महत्वपूर्ण पॉइंट है ऋणात्मक त्वरण को अवत्वरण या मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को अवत्वरण या मंदन भी कहा जाता है। आलेख पद्धति द्वारा गति संबंधी 3 समीकरण है। पहला है v बराबर u प्लस at, यह वेग समय संबंध दर्शाता है। दूसरा है यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यह विस्थापन समय संबंध दर्शाता है। तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यह विस्थापन वेग संबंध दर्शाता है। और इसका ग्राफ ये है, पहले वाले का यह ग्राफ है। यहां से देखिए O से लेकर D तक की प्रारंभिक वेग u है और O से लेकर C तक ये अंतिम वेग v है। और यहाँ पे O से E तक का लगने वाला समय t है और यहाँ पे AE u है और EB भी v है और DA भी t हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग u बराबर OD बराबर AE बराबर u है और अंतिम वेग v बराबर OC बराबर EB बराबर v है। समय OE बराबर DA बराबर CB बराबर t है। पहला वेग समय संबंध समीकरण पहला है इसका। हम जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, क्योंकि त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल a बराबर v माइनस u अपॉन t। AT बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमने तिरछा गुणा कर दिया, a और t का गुणा किया, AT बराबर v माइनस u। तो u का साइड चेंज किया, u प्लस AT बराबर v और v बराबर u प्लस AT। ये पहला समीकरण हमको प्राप्त हो गया। अब दूसरा विस्थापन समय संबंध समीकरण। विस्थापन समय संबंध समीकरण। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई।
तो यहाँ पे हमने यस बराबर लिया एरिया ऑफ किसका, चतुर्भुज DBEO। तो यस बराबर ए चतुर्भुज DAEO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBA। यस बराबर, क्योंकि आयत है, आयत में चित्र से हम देखेंगे तो इसकी लंबाई क्या हो गई OE और ऊंचाई हो गई लंबाई OE और चौड़ाई AE। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसलिए OE गुणे AE प्लस 1/2। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार AD और ऊंचाई BA। तो OE चित्र के अनुसार हम T रख देंगे, AE का मान U रख देंगे 1/2। AD का मान कितना है, AD का मान T है और BA कितना हो गया V माइनस U। तो यस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे UT प्लस हाफ T इंटू AT। तो यस बराबर UT प्लस T इंटू टी क्या हो जाएगा AT स्क्वायर। यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। समीकरण दूसरा हमको प्राप्त हो गया। तीसरा है विस्थापन वेग संबंध समीकरण। यस बराबर फिर से वही निकालेंगे एरिया ऑफ चतुर्भुज DBEO। तो इस बार हम इसको समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल से निकालेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजाओं की लंबाई का योगफल गुणे ऊंचाई। तो यस बराबर 1/2, यहाँ पे 1/2 वर्ड भी रहेगा फार्मूले में, 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाई का योगफल गुणे ऊंचाई। तो यस बराबर 1/2 समांतर भुजाएं OD प्लस BE हैं, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया, गुणे ऊंचाई AD है। तो यस बराबर हाफ OD की वैल्यू U है और BE की वैल्यू V है, AD का मान T है। तो यस बराबर 1/2 U प्लस V गुणे T। A बराबर हमको पता है A बराबर क्या होता है V माइनस U अपान T। तो T बराबर क्या हो जाएगा V माइनस U अपान A। तो इस T का मान यहां से हम A बराबर क्या होता है V माइनस U अपान T। तो T बराबर हो गया V माइनस U अपान A। इस T का मान यहां पे हम रख देंगे, हमारा आंसर आने लगेगा। तो यहां पे हमने रख दिया T की जगह पे मान यस बराबर 1/2 V प्लस V और ये T की जगह पे V माइनस U अपान A। तो A और 2 का तिरछा गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2A इंटू इधर गया। तो यस ये क्या हो जाएगा, ये बराबर नहीं गुणे का चिन्ह है, यस गुणे 2A बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर कैसे, क्योंकि U प्लस V इंटू V माइनस U, एक ब्रैकेट में A प्लस B, A माइनस B के सूत्र से क्या हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो 2AS V U स्क्वायर का साइड चेंज कर दिया, U स्क्वायर प्लस 2AS बराबर V स्क्वायर। तो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ये हमारा तीसरा समीकरण हमको प्राप्त हो गया। यह गति संबंधी 3 समीकरण है। पहला V बराबर U प्लस AT वेग संबंध है, वेग समय संबंध है। दूसरा यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर विस्थापन समय संबंध है। और तीसरा यस बराबर V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS विस्थापन वेग संबंध है। पहला इसको हमने कर लिया है। इंपॉर्टेंट क्या है, एक समान गति में पिंड समान समय अवधि में समान दूरी तय करता है। यह दूरी समय आलेख की सरल रेखा दर्शाता है। थोड़ा सोचिए, दूरी समय आलेख की सरल रेखा का ढाल निकालने पर वह क्या दर्शाता है। दूरी समय आलेख की सरल रेखा का ढाल निकालते समय वह पिंड की एक समान गति दर्शाता है। अब एक समान वृत्ताकार गति किसी वृत्ताकार पथ पर यदि किसी पिंड की चाल स्थिर रहे, मतलब पिंड की चाल स्थिर रहे परंतु उसके विस्थापन की दिशा बदलती रहे, तो उसका वेग परिवर्तित हो जाता है। ऐसी गति को एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। जैसे उदाहरण, घड़ी की सुइयों की गति, गुलेल के पत्थर की गति, साइकिल के पहिए की गति, ग्रहों की गति। ये सब किसके उदाहरण हैं, एक समान वृत्ताकार गति के उदाहरण हैं। वृत्ताकार गति में गतिशील पिंड t समय के पश्चात पुनः अपने मूल स्थान पर आता है तो
निम्नलिखित पिंड की चाल का सूत्र है। चाल बराबर परिधि बटे समय। तो v बराबर क्या हो जाएगा 2πr बटे टी। r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। एक समान वृत्ताकार वेग की दिशा ज्ञात करना। उदाहरण, एक खिलाड़ी वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ते समय 25 सेकंड में 400 मीटर दूरी दौड़कर पुनः प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है, तो उसकी चाल और औसत वेग ज्ञात करो। दूरी उसकी हो गई है 400 मीटर, समय हो गया है 25 सेकंड, विस्थापन 0 मीटर, क्योंकि जिस बिंदु से वो चला था उसी बिंदु पर वापस आ गया, इसलिए वह उसका विस्थापन क्या हो गया, 0। तो अब औसत चाल हमको निकालना है। औसत चाल के लिए हमारे पास सूत्र है औसत चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी है 400 और समय है 25 सेकंड, भाग दे दिया तो आ गया कितना, 16 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा है इसमें औसत वेग। औसत वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन है 0 बटे समय है 25 सेकंड। 0 में 25 से भाग दे दिया तो आ गया 0 मीटर प्रति सेकंड। मतलब औसत वेग क्या हो जाएगा इसका, 0 मीटर प्रति सेकंड। उदाहरण, एक हवाई जहाज 3.2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से 30 सेकंड धावन पथ पर दौड़ने के बाद हवा में उड़ता है, तो हवाई जहाज ने उड़ने के पहले कितनी दूरी तय की गई। यहाँ पे हमको दूरी निकालना है और त्वरण वगैरह दिया है। दिया क्या क्या है, त्वरण दिया है 3.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, समय है t बराबर 30 सेकंड, दूरी हमको निकालना है। क्योंकि प्रारंभिक वेग क्या है इसका 0 है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो चला ही नहीं, तो प्रारंभिक वेग v का मान कितना है, u का मान कितना है, 0 मीटर प्रति सेकंड। गति संबंधी दूसरा समीकरण हमको पता है, क्या है, यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस हमको निकालना है, u की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया, गुणे t का मान 30 प्लस हाफ, यहाँ पे त्वरण है 3.2 गुणे समय है 30 सेकंड, तो 30 गुणे 30 क्योंकि स्क्वायर होता है। तो यस बराबर 0 का गुणा 30 में करेंगे 0 आ गया, और 2 से 3.2 को कट किया 1.6 हो गया। 30 गुणे 30, 30 गुणे 30 का मतलब क्या हो जाएगा, 30 गुणे 30 900 हो जाएगा, तो 1.6 गुणे 900। अब इनका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1440.0। यस बराबर 1440 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। उदाहरण तीसरा, एक कंगारू की क्षितिज के लंब दिशा में 2.5 मीटर ऊंची छलांग मारने की क्षमता होने पर उस कंगारू की हवा में छलांग कितनी होगी। कोई भी वस्तु, हमें पता है क्योंकि कोई भी वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ऋणात्मक होगा। g बराबर -9.8 मीटर प्रति सेकंड, मतलब g का मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है। दूसरा, जब कोई भी वस्तु नीचे की तरफ आएगी तो गुरुत्वाकर्षण धनात्मक होगा, अर्थात 9.8 मीटर प्रति सेकंड होगा, g धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया क्या है, g का मान a बराबर -g, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। यस हमको दिया कितना है, 2.5। v अंतिम वेग कितना है, 0 है मीटर प्रति सेकंड। u का मान निकालना है। गति संबंधी तीसरा समीकरण हमको पता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v की जगह पे 0 रख दिया, u की जगह पे u स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे -9.8, यस की जगह पे 2.5। तो इनका गुणा कर देंगे, 0 बराबर u स्क्वायर प्लस 5, 2 गुणे 2.5 करेंगे तो आ जाएगा 5 गुणे -9.8, इनका गुणा कर देंगे 49। 49 यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, ये माइनस जब साइड चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बराबर 49। तो u स्क्वायर जब इसका वर्गमूल निकल जाएगा, u बराबर √49, u बराबर 49 का स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा। अतः प्रारंभिक वेग कितना है, 7 मीटर प्रति सेकंड है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला उदाहरण है उदाहरण 4। एक मोटर बोट विरामावस्था से निकलकर एक समान त्वरण से जाती है। यदि वह 5 सेकंड में वेग प्राप्त करती है तो निर्मित त्वरण और दिए गए समय में तय की गई दूरी कितनी होगी। समय t बराबर दिया है 5 सेकंड, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड है।
अंतिम वेग v बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड है। त्वरण a कितना होगा? त्वरण बराबर सूत्र होता है, हमको पता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो a बराबर v माइनस यू अपान टी। a बराबर अंतिम वेग दिया है कितना? 15 और प्रारंभिक वेग 0 बटे 5। तो 15 में से 0 निकल जाएगा, 15 ही होगा। 15 को 5 से भाग दे देंगे, आ जाएगा कितना? 3 मीटर प्रति सेकंड। अब गति संबंधी दूसरे समीकरण का यूज कर देंगे। तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का मान 0 है, टी का मान 5 है, तो यस बराबर 0 गुणे 5 प्लस 1/2 गुणे ए का मान 3 और टी का मान कितना है? 5 गुणे 5। तो यस बराबर 1/2 और ये 3 पचे 15 पचे 75, तो ये कितना आ जाएगा आपका? यस बराबर 0 प्लस 1/2 75/2 भाग दे देंगे जब इसको, तो आ जाएगा कितना? 37.5। तो दूरी कुल हो गई कितना? 37.5 मीटर। अब देखेंगे अगला नियम, न्यूटन के गति संबंधी नियम। न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम, यदि कोई पिंड विरामावस्था में हो तो वह विरामावस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो, अथवा यदि कोई पिंड गतिमान हो तो वह गतिमान ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। इसे न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम कहते हैं। जैसे स्थिर अवस्था वाली कोई वस्तु बल लगाए बिना जगह से हिलती नहीं। दूसरा, टेबल पर रखी पुस्तक उठाने के लिए आवश्यक पर्याप्त बल द्वारा टेबल उठाया नहीं जाता। टहनी हिलने पर वृक्ष से फल नीचे गिरते हैं। विद्युत द्वारा घूमने वाला पंखा बंद करने पर भी पूर्ण रूप से रुकने के पहले कुछ समय तक घूमता रहता है। अगली हेडिंग है संतुलित बल। जब किसी वस्तु पर दोनों ओर समान बल प्रयुक्त हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। जैसे रस्सी खींच खेल में दोनों ओर समान बल लगाने पर रस्सी मध्य भाग में ही रहेगा, इसे हम संतुलित बल कहेंगे। असंतुलित बल, जब किसी पिंड पर दोनों ओर असमान बल प्रयुक्त हो उसे असंतुलित बल कहेंगे। जैसे रस्सी खींच खेल में रस्सी एक ओर से खींचने पर एक तरफ खिंच जाती, इसे असंतुलित बल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? असंतुलित बल कहेंगे। अब दूसरा नियम है न्यूटन का गति संबंधी दूसरा नियम। न्यूटन का गति संबंधी दूसरा नियम उसके संवेग पर आधारित है। संवेग किसी पिंड के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र है इसका P बराबर mv, P बराबर mv। जैसे किसी वस्तु को विस्थापित करने का प्रयास करें। कार को धक्का देना, कार वाहन दुर्घटना में ग्रस्त हो जाता है। ऊंचाई से फेंकी गई वस्तु, इसे सदैव ध्यान में रखें। क्या ध्यान में रखना है? पहला, संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। संवेग पर एक सदिश राशि है। संवेग की इकाई एसआई प्रणाली में इकाई क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। सीजीएस प्रणाली में इकाई ग्राम मीटर प्रति सेकंड है। संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है और संवेग का परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब इसका वेरिफिकेशन देखते हैं। माना द्रव्यमान m का एक पिंड प्रारंभिक वेग u से जाते समय उसकी गति की दिशा में बल F प्रयुक्त करने से समय t के पश्चात पिंड का वेग v हो जाता है। पिंड का प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? पिंड का प्रारंभिक संवेग m इंटू u हो जाएगा। समय t के पश्चात पिंड का अंतिम वेग क्या हो जाएगा? mv हो जाएगा। क्योंकि अंतिम वेग v होता है इसलिए m से द्रव्यमान से गुणा हो जाएगा तो संवेग आ जाएगा, mv हो गया। संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है? संवेग में होने वाला परिवर्तन बटे समय। संवेग की परिवर्तन की दर mv माइनस mu बटे t।
तो यहाँ पे ए बराबर एम वी माइनस यू बटे टी, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। ये पूरा क्या है आपका, ए है। न्यूटन के गति संबंधी दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है, इसलिए यम प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो यहां पे ये एफ रहेगा, ए नहीं रहेगा, ये क्या है, एफ है। तो यम ए प्रोपोर्शनल टू एफ, एफ बराबर के यम ए। के क्या है, स्थिरांक है, उसका मान 1 है, इसलिए एफ बराबर यम ए हो गया। इंपॉर्टेंट नोट, न्यूटन 1 किलोग्राम द्रव्यमान में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने वाले बल को एक बल न्यूटन कहते हैं। 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर प्रति सेकंड। एसआई प्रणाली में बल की इकाई न्यूटन है। डाइन 1 किलोग्राम द्रव्यमान में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उत्पन्न करने वाले बल को डाइन कहते हैं। एक डाइन बराबर होता है 1 ग्राम गुणे 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई डाइन है। दूसरा, न्यूटन का गति संबंधी तीसरा नियम। प्रकृति में बल कभी भी अकेले नहीं लग सकता है, यह किसी वस्तु पर आरोपित हो सकता है। जब एक पिंड दूसरे पिंड पर बल प्रयुक्त करता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर बल प्रयुक्त करता है। यह बल सदैव समान और विपरीत होता है। इसे ही न्यूटन का गति संबंधी तीसरा नियम कहते हैं। इसे क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण, जैसे बंदूक से गोली दागते समय बंदूक का पीछे होना, रॉकेट का प्रतिक्षेपण करना, नाव का पानी में चलना, गुब्बारे में हवा भर के उसका मुंह छोड़ना। इंपॉर्टेंट नोट, क्रिया और प्रतिक्रिया ये बल को स्पष्ट करने वाली बातें हैं। ये बल जोड़ी द्वारा प्रयुक्त होते हैं। बल स्वतंत्र रूप से कभी भी अस्तित्व में नहीं रहता। क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल एक ही समय में कार्यरत होते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल विभिन्न पिंडों पर प्रयुक्त होते हैं, वे एक पिंड पर प्रयुक्त नहीं होते, वे अलग अलग पिंडों पर ही आरोपित होते हैं। इस कारण ये बल एक दूसरे का प्रभाव नष्ट नहीं करते। संवेग की अविनाशिता का नियम। माना दो पिंड ए और बी है जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है और प्रारंभिक वेग u1 और u2 है। जब दोनों पिंडों की टक्कर होती है तो दोनों का वेग v और v1 और a वस्तु पर बल F1 और पिंड B पर बल F2 लगता है, जो कि समान तथा विपरीत दिशा में होता है। इसलिए F2 बराबर क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। F2 बराबर F1। F2 बराबर माइनस F1। तो हमें सूत्र पता है, F बराबर यम ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F2 की जगह पे m2 a2 बराबर माइनस m1 a1 हो जाएगा। तो a2 क्या है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसलिए m2 बराबर a2 की जगह पे हो गया v2 माइनस u2 अपान टी, और यहाँ पे माइनस m1 v1 माइनस u1 अपान टी, टी से टी कैंसिल हो गया। अब इस m2 का अंदर मल्टीप्लाई हो गया, m2 v2 यहाँ पे आ गया m2 v2 और ये m2 u2 हो गया बराबर माइनस m1 v1 और माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस m1 u1। अब माइनस वालों का साइड चेंज कर दिया, ये माइनस वाला टर्म इस साइड गया और ये माइनस वाला टर्म इधर आ गया, तो m2 u2 प्लस m1 un बराबर m2 v2 प्लस m1 v1। और ये हमारा क्या हो जाएगा, संवेग की अविनाशिता का नियम सिद्ध हो जाएगा। क्या, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। अर्थात कुल अंतिम संवेग का परिमाण कुल प्रारंभिक संवेग का परिमाण हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, दो पिंडों की अननोन क्रिया होते समय यदि
उन पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो तो उनका कुल संवेग स्थिर रहता है, वह बदलता नहीं है। यदि दो पिंडों की टक्कर होती है तो उनके टक्कर के समय, टक्कर के पूर्व का संवेग और उनके टक्कर के पश्चात के संवेग आपस में बराबर होते हैं। तीसरा, गोली दागने के पूर्व बंदूक और गोली स्थिर रहने के कारण प्रारंभिक संवेग शून्य होता है और कुल संवेग शून्य होता है। गोली दागने के पश्चात भी कुल संवेग शून्य होता है। अतः गोली आगे जाने के कारण बंदूक पीछे की दिशा में सरकती है। इस सरकने को प्रतिक्षेप कहते हैं। m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर 0 या v2 इक्वल टू माइनस m1 अपान m2 गुणे v1। थोड़ा सोचो, क्या सोचना है? बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान की तुलना में बहुत अधिक होने के कारण बंदूक का वेग गोली के वेग की तुलना में बहुत कम होता है। बंदूक के संवेग और गोली के संवेग की संवेग के परिमाण समान और दिशा विपरीत होती है, इस कारण संवेग स्थिर रहता है। अग्नि बाण के प्रक्षेपण में भी संवेग स्थिर रहता है। हल किए गए उदाहरण पहला है, एक तोप का द्रव्यमान 500 किलोग्राम है, उससे गोला दागने के पश्चात तोप 0.25 मीटर प्रति सेकंड वेग से प्रतिक्षेपित होती है, तो तोप का संवेग ज्ञात करो। तोप का द्रव्यमान 500 किलोग्राम, प्रतिक्षेप का वेग अंतिम क्या हो जाएगा 0.25 मीटर प्रति सेकंड। संवेग p हमको निकालना है। संवेग बराबर सूत्र होता है mv, तो m का मान 500 है और v का मान 0.25, इनका गुणा कर दिया, कितना आ गया 125 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। उदाहरण दूसरा, दो गेंदों के द्रव्यमान क्रमशः 50 ग्राम और 100 ग्राम है, वे एक ही रेखा पर एक ही दिशा में 3 मीटर प्रति सेकंड और 1.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही हैं। उनकी टक्कर होती है और टक्कर के पश्चात गेंद 2.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील होती है, तो दूसरी गेंद का वेग ज्ञात करो। माना दो गेंदें ए और बी हैं। पहली गेंद का द्रव्यमान m1 बराबर 50, u1 बराबर 3 और v1 बराबर 2.5। दूसरी का m2 बराबर 100, u2 बराबर 1.5, v2 हमको ज्ञात करना है। संवेग की अविनाशिता के नियम से m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ पे सारे मान रख दिया। m1 की जगह पे 50 गुणे 3 प्लस 100 गुणे 1.5 बराबर 50 गुणे 2.5 प्लस 100 v2 हो गया। तो ये 50 गुणे 3 150 हो गया, 100 गुणे 1.5 ये भी 150 हो गया और 50 गुणे 2.5 ये 125 प्लस 100 v2 हो गया। 150 300 हो गया, 300 बराबर 125 प्लस 100 v2। 125 का साइड चेंज कर दिया, 300 में से 125 गया, 175 बराबर 100 v2। तो v2 बराबर क्या हो जाएगा 175 बट्टे 100, 100 से भाग कर दो, v2 बराबर 1.75 मीटर प्रति सेकंड। अब स्वाध्याय क्या है? नीचे दी गई तालिका में सही स्तंभ जोड़ सारणी पूर्ण करनी है। स्वाध्याय के क्वेश्चन करेंगे। नीचे दी गई तालिका में सही स्तंभ जोड़ सारणी पूर्ण करना है। तो अब देखते हैं इसकी सारणी। स्तंभ 1 है, स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, इसको हम क्रम से एकदम सही कर रहे हैं। तो ऋण त्वरण मतलब क्या होता है? वेग का, पिंड के वेग कम होता है। एक वाहन 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाकर 5 सेकंड के पश्चात रुकता है, ये क्या कहलाएगा? ऋण त्वरण। दूसरा है धन त्वरण, वस्तु का वेग धन त्वरण में बढ़ता है। एक बाह्य पिंड 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। शून्य त्वरण, पिंड का वेग स्थिर रहता है। एक कार शुरुआत में विरामावस्था के पश्चात 50 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से 10 सेकंड में प्राप्त करती है। अब अंतर स्पष्ट करना है दूरी और विस्थापन में। महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में खूब पूछा जाता है। पहला है दूरी और विस्थापन। दूरी क्या है? दो बिंदुओं के बीच गतिशील रहने पर पिंड द्वारा
प्रत्यक्ष रूप से तय किया गया पथ को दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या कहते हैं? गतिशीलता के प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, दूरी एक सदिश राशि, दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। किसी पिंड की दूरी शून्य नहीं हो सकती, किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो सकता है। उदाहरण, सड़क पर चलने वाले व्यक्ति, दरवाजे का खुलना तथा बंद होना। एक समान गति और असमान गति के बीच अंतर। एक समान गति, एक समान गति, यदि पिंड द्वारा समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसे एक समान गति कहते हैं। असमान गति, यदि पिंड समान समय में असमान दूरी तय करता है तो उसे असमान गति कहते हैं। दूसरा, एक समान गति में पिंड की चाल में परिवर्तन नहीं होता, असमान गति में पिंड की चाल में परिवर्तन होता रहता है। एक समान गति में पिंड का त्वरण शून्य हो सकता है, असमान गति में पिंड का त्वरण शून्य नहीं हो सकता। चौथा, ग्रहों की गति घड़ी की सुइयों की गति एक समान गति का उदाहरण है। और असमान गति के उदाहरण, हवा की गति, वाहनों की गति, क्या है? असमान गति के उदाहरण है। नीचे दी गई सारणी पूर्ण करो। यहाँ पे पहला प्रश्न है, u का यह सारा मान दिया है, तो पहले में u बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड दिया है, a बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड है, t 3 सेकंड है, तो v का मान निकल रहा है। गति के नियम के पहले नियम के अनुसार v बराबर u प्लस at, तो v बराबर हो जाएगा, u की जगह पे 2 रख दिया, a की जगह पे 4 और t की जगह पे 3, 4 3 12 2 14, v बराबर आ गया 14 मीटर प्रति सेकंड। अब दूसरा है, a बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया, टी का मान 2 सेकंड है, वी बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड है, यू का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका हमारे पास ये आ चुका है, क्या 5 12 पूरा साल कर दिया, ये 8 69 आ गया। अगला क्वेश्चन है इसका, u बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड, a बराबर 12, t बराबर 3 सेकंड, यस बराबर निकालना है। तो गति के दूसरे नियम के अनुसार यस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, मान रख दिया पूरा 5 गुणे 3 प्लस 1/2 गुणे 12 गुणे 3 गुणे 3, तो ये 5 से 15 और ये 2 छंग 12, 6 गुणे 3 गुणे 3, तो 15 प्लस 6 गुणे 3 18 3 54, ये कितना हो गया? 54 और 15 जोड़ दिया 69 हो गया। u बराबर 7 मीटर प्रति सेकंड, t बराबर 4 सेकंड, यस बराबर 92 मीटर, a का मान निकालना है। तो गति का दूसरा नियम, यस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यस बराबर 92, u की जगह पे 7 गुणे 4 प्लस 1/2 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, और इसको पूरा 92 7 चौक 28 प्लस ये क्या हो गया यहाँ से 2 गुणे 4 गुणे a, तो ये 92 माइनस 28 इक्वल टू 8a कर दिया, और 92 में से 28 गया 64 बराबर 8a, a बराबर 64/8 डिवाइड कर दिया, तो a बराबर 8 8 जा 64, a बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड। तीसरा, u बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड, a बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर 8, तो यस बराबर हमको निकालना है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, 8 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 गुणे यस, सबको सॉल्व कर दिया, 64 बराबर 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू यस, तो 64 माइनस 16 बराबर 6x, यस का मान फिर निकाल लिया, कितना आ गया? 8 मीटर आ गया। अब a बराबर दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यस बराबर 8.4, v बराबर 10, तो u का फिर से निकालना है, सूत्र हमने लगा दिया, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, सारा वैल्यू रख दिया, तो u का मान हमको मिल जाएगा कितना? u का मान हमको मिल जाएगा यहाँ से 4 मीटर प्रति सेकंड। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति। पिंड की गति के प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच कम से कम दूरी को पिंड का विस्थापन कहते हैं। अवत्वरण अर्थात ऋणात्मक त्वरण है। जब पिंड एक समान वृत्ताकार गति से जाता है तब उसका वेग प्रत्येक बिंदु के पास बदलता है।
टक्कर होते समय संवेग हमेशा अक्षय रहता है, मतलब परिवर्तित नहीं होता है। अग्नि बाण, जिसे हम रॉकेट कहते हैं, का कार्य न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है। वैज्ञानिक कारण लिखना है। जब कोई पिंड मुक्त रूप से जमीन पर गिरता है तब गति का त्वरण एक समान होता है। जब कोई पिंड मुक्त रूप से जमीन पर गिरता है तब वह गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गिरता है। न्यूटन के दूसरे नियम F बराबर ma के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल का त्वरण एक समान होता है। अगला है दूसरा क्वेश्चन, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल के परिमाण समान हो और दिशा विपरीत होने पर भी वे एक दूसरे को निष्फल नहीं करते, क्योंकि जब कोई दो पिंड परस्पर क्रिया करते हैं तो इनका परिमाण समान और दिशा विपरीत होने पर भी एक दूसरे को निष्फल नहीं करते, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया बल विभिन्न पिंडों पर प्रयुक्त होते हैं और ये एक ही पिंड पर प्रयुक्त बल कार्य नहीं करते, इसलिए निष्फल नहीं करते। समान वेग वाली गेंदों में से क्रिकेट की गेंद को रोकने की अपेक्षा टेनिस की गेंद को रोकना सरल होता है। क्यों? क्योंकि समान गति से चलती क्रिकेट गेंद की तुलना में टेनिस गेंद को रोकना आसान है, क्योंकि क्रिकेट गेंद का संवेग टेनिस गेंद से अधिक होगा, क्योंकि क्रिकेट की गेंद का द्रव्यमान अधिक और टेनिस की गेंद का द्रव्यमान कम होता है, जिससे टेनिस गेंद को रोकने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, विरामावस्था के पिंड के एक समान गति मानी जाती है। किसी वस्तु का वेग एक समान कहा जाएगा यदि उसकी गति सदैव स्थिर रहे। विरामावस्था में गति शून्य होने के कारण दिशा नहीं बदलती। विरामावस्था में वस्तु का वेग एक समान मानी जाएगी। उदाहरण, एक पिंड प्रारंभ के 3 सेकंड में 18 मीटर और बाद के 3 सेकंड में 22 मीटर जाता है तथा अंतिम 3 सेकंड में 14 मीटर जाता है, तो उनकी औसत चाल ज्ञात करो। तो यहाँ पे पहले गया वो 18, फिर गया 22, फिर गया 14, मतलब कुल दूरी वो जा रहा है कितना? कुल दूरी वो जा रहा है आपका 54। सबको अगर जोड़ देंगे 54 आ जाएगा। यहाँ पे T1 3 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड, मतलब टोटल 9 सेकंड। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। सबको जोड़ दिया तो आ गया कितना? 54 बटे 9, 9 छक 54। औसत चाल कितनी आ गई? 6 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, एक पिंड का द्रव्यमान 16 किलोग्राम तथा वह 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। उस पर प्रयुक्त बल की गणना करो। उतना ही बल 24 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर प्रयुक्त करने पर निर्मित होने वाला त्वरण कितना होगा? तो यहाँ पे A बराबर 16 है, यम बराबर 16, A बराबर 3, F निकालना है। तो F बराबर यम में 16 गुणे 3 मतलब 16 48, F का मान आ गया 48। और दूसरे कंडीशन में क्या है? यम का मान 24 दिया है, F यही 48 यहाँ पे आके A का मान निकालना है। तो F बराबर यम में F की जगह पे 48 रखा है, यम की जगह पे 24 और A निकालना है। A बराबर क्या हो गया? 48 बटे 24, 24 दूना 48, 24 दूना 48, तो A का मान आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, बंदूक की एक गोली का द्रव्यमान 10 ग्राम है। वह 1.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 90 ग्राम द्रव्यमान के लकड़ी की मोटी पट्टी में घुसती है। प्रारंभ में पट्टी विरामावस्था में है, परंतु गोली दागने के पश्चात वह पट्टी में घुसती है और दोनों विशिष्ट वेग से गतिशील होते हैं। बंदूक की गोली के साथ लकड़ी की पट्टी जिस वेग से गतिशील होती है उसका वेग ज्ञात करना है। तो मान लिया यहाँ पे क्या है? गोली A है और लकड़ी का टुकड़ा B है, तो ये A गोली इसमें से पार होती है। तो गोली का द्रव्यमान 10 ग्राम था, इसको किलोग्राम में चेंज कर देंगे तो 10 घाते -3 से गुणा कर देंगे, ये हो गया 10 घाते 3 किलोग्राम। और U1 है 1.5 मीटर पर सेकंड। M2 यहाँ पे 90 गुणे 10 घाते -3 किलोग्राम है। U2 यहाँ पे प्रारंभिक वेग क्या है? 0। V1 बराबर V2 बराबर V, ये हमको V का मान निकालना है। संवेग की अविनाशिता के नियम से m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर क्या होता है? m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ पे सबका मान रख दिए। m1 की जगह पे 10 गुणे u1 की जगह पे 10 घाते -3, m2 की जगह पे 1.5, u2 की जगह पे 90 गुणे 10 घाते -3 गुणे
पूरा मान रख दिए तो यहाँ पे v का मान कितना आ गया, 0.15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति शुरुआत में 40 सेकंड में 10 मीटर दूरी तक फैलता है, बाद में 40 सेकंड में वह व्यक्ति 80 मीटर दूरी तय करता है और अंतिम 20 सेकंड में 45 मीटर दूरी तय करता है, तो उस व्यक्ति की औसत चाल कितनी होगी। ये भी एकदम आसान सा प्रश्न है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे? यश1 बराबर 100 है, यश2 बराबर 80, यश3 बराबर 45, तीनों को जोड़ देंगे और यहाँ पे T1 40 है, T2 40 है और T3 20 है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, सबको जोड़ दिया, 100 प्लस 80 प्लस 45 बटे 40, 40 प्लस 20, तो 225 बटे 100 भाग दे दिया, 2.25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो इस प्रकार से आपका पहला लेसन फुल कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।